दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज आ चुका है 10 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप भी फ्री राशन योजना के लाभार्थी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब फ्री राशन कार्ड धारकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शासन के आदेश के बाद किसी से भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। साथ ही राशन भी अगले आदेश तक निरंतर मिलता रहेगा। अभी तक अपात्रों से राशन वसूली होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिन पर विराम लगाते हुए शासन ने सभी खबरों को फर्जी बताते हुए खंडन कर दिया है। न्यू आदेश के मुताबिक किसी से भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। साथ ही अभी आगामी आदेश तक फ्री राशन योजना का लाभ भी मिलता रहेगा। आदेश के बाद फ्री राशन योजना के लाभार्थियों की टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो गई है। साथ ही वसूली के डर परेशान से कुछ कार्ड धारक भी अब चैन की नींद ले सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की कोई जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में पूरी तरीके से एकता है और सभी समुदाय के लोग शांति से एक साथ रह रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार के इस बयान से कुछ दिनों पहले ही गठबंधन पार्टनर भाजपा के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में धर्मांतरण विरोधी कड़े कानून की मांग उठाई थी। इसके अलावा भी भाजपा के कई नेता कानून को बनाने की मांग करते आए हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के इस बयान ने साफ कर दिया है कि जेडीयू अपनी गठबंधन साथी भाजपा के इस एजेंडे में सहमति नहीं रखती है। सीएम नीतीश कुमार ने एक पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि जिस राज्य में सरकार अलर्ट है और सभी धर्म के लोग शांति से रह रहे हैं, वहां धर्मांतरण विरोधी कानून की कोई जरूरत नहीं है। वहीं हिंदुओं के धर्म बदलने के कुछ मामले की रिपोर्ट को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मामले में सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। बिहार में समुदाय के बीच कोई झगड़ा नहीं है। सभी तरह की आस्था वाले लोग शांति से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। हमने अपना काम कुशलता से किया है, इसीलिए यहाँ इस तरह से कदम की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की सतर्कता से सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में कोई सांप्रदायिक तनाव ना हो। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग बिहार की सियासत से केंद्र तक पहुंचाने वाले मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह हाल ही में जब बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में शामिल हुए थे, तो फिर उन्होंने यूपी हरियाणा जैसे अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी धर्मांतरण विरोधी कड़ा कानून बनाने की मांग की थी। यह साथ ही बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यक शब्दों को खत्म कर देना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि अब मुसलमानों को खुद को बहुमत में समझना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक नियोजन का काम जारी है। इसके बावजूद भी अभी भी सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। साल 2019 में एसटीटी परीक्षा पास हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार उनका नियोजन नहीं कर रही है और यही कारण है कि हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से आए शिक्षक अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, जबकि अभी तक 4 सालों में हम लोगों का नियोजन नहीं किया जा रहा है, जो कि गलत है। सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं। धरना स्थल पर कल शिक्षक अभ्यर्थियों ने बाल मुंडन भी करवाया। समस्तीपुर से आए अभिषेक कुमार झा ने कहा है कि सरकार से हम सिर्फ इतना ही मांग करते हैं कि हम लोगों का नियोजन जल्द से जल्द कर दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि साल 2019 में हम लोग एसटीटी परीक्षा पास हुए थे और आज तक हम लोगों की बहाली नहीं की गई है, जो कि एसटीटी पास अभ्यर्थी के साथ सरासर अन्याय है, गलत है। वही बात कैमूर से आए हुए अशोक कुमार गुप्ता भी कहते हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार हम लोगों का नियोजन नहीं करेगी तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अगर राज्य पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाते हैं तो फिर इससे महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 21 मई को पेट्रोल पर उत्पादन शुल्कों में रिकॉर्ड 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से पेट्रोल उत्पाद पर वेट कम करने का आग्रह किया था।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत उनके अन्य कैबिनेट सहयोगियों ने भी राज्य से वेट कम करने को कहा था। हालांकि महाराष्ट्र सहित एक दो राज्यों को छोड़कर के किसी भी राज्य ने वेट कम नहीं किया है। इससे पहले अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों से पेट्रोल पदार्थों पर अपने करों को कम करने के लिए कहा था। इस बीच आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट में फिर से 50 आधार अंक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही रेपो रेट बढ़कर के 4.9% हो गया है। जब पिछले महीने केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी की थी। जहां विशेषज्ञों के मुताबिक रेपो रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा और दिसंबर तक आरबीआई इसमें इजाफा करता रहेगा। आरबीआई के इस फैसले से सभी प्रकार के रिटेल और एमएसएमई लोन महंगा हो जाएंगे, यानी कि लोगों को पहले से चल रहे लोन पर अब अधिक ब्याज चुकाना होगा। दूसरी तरफ बैंकों में जमा होने वाली राशि पर पहले के मुकाबले अधिक ब्याज मिलेगा। जहां मकान निर्माण की लागत बढ़ेगी, जिससे मकान की कीमत भी बढ़ेगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के सुशासन की धज्जियां उड़ाने वाली खबर सामने आई है, जिसको जानने के बाद हर किसी का दिल पसीज जाएगा। लेकिन लगता है कि वहां के घुसखोर अधिकारी के माथे पर इस बार भी कोई शिकन नहीं आएगी। खबर के अनुसार बिहार के समस्तीपुर की सड़कों पर एक बुजुर्ग दंपति अपने बेटे के शव को सरकारी अस्पताल से छुड़ाने के लिए भीख मांगता दिखा है। यह खबर के अनुसार अस्पताल के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर दंपति से अपने बेटे के शव को छोड़ने के लिए 50,000 रुपये की मांग की। चूंकि दंपति के पास पैसे नहीं है, इसलिए वे पैसे के लिए भीख शहर भर में घूम करके मांग रहे हैं। यह कपल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह पिता ने कहा है कि उनका बेटा कुछ दिन पहले ही लापता हो गया था। महेश ठाकुर ने एएनआई को बताया है कि कुछ समय पहले मेरा बेटा लापता हो गया था। अब हमें फोन आया है कि मेरे बेटे का शव समस्तीपुर के सदर अस्पताल में है। जहां अस्पताल के एक कर्मचारी ने मेरे बेटे के शव को छोड़ने के लिए 50,000 रुपये की मांग की है। जहां हम गरीब लोग हैं, कैसे हम इस राशि का भुगतान कर सकते हैं। अस्पताल में अधिकांश स्वास्थ्य कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर है और अक्सर उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है। जहां ऐसे कई उदाहरण हैं जहां स्टाफ ने मरीजों के रिश्तेदारों से पैसे लिए हैं। हालांकि हर बार की तरह मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर एस के चौधरी ने कहा है कि जिम्मेदार पाए जाने वालों को बर्खास्त किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये मानवता के लिए शर्म की बात है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बृहस्पतिवार को पटना समेत 18 जिलों के तापमान में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई है। जब पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान की माने तो पटना सहित बिहार के कई भाग को हफ्ते भर गर्मी सताएगी। वहीं दूसरी ओर बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान 15 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। उत्तर पूर्व के 4 जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में भारी बारिश को लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं औरंगाबाद दूसरे दिन भी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 24 से 48 घंटे के दौरान बिहार के दक्षिण पश्चिमी भागों के अधिकतर शहरों का तापमान 42 से 44 डिग्री रहने के आसार हैं। जहां 15 जून के पहले लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार जिले के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं दक्षिण पूर्वी बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इन शहरों के तापमान में कमी आई है। जब पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, गया, नवादा, शेखपुरा, दरभंगा, सुपौल तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बिहार के दक्षिणी भाग में पछुआ और उत्तरी भाग में पूर्वा की मजबूत स्थिति बनी हुई है। वही पूर्व पश्चिमी टर्फ रेखा उत्तरी पंजाब से मणिपुर और उत्तर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय की ओर बढ़ रही है। इसके प्रभाव से उत्तर बिहार में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं दक्षिण बिहार के पछुआ के कारण तापमान में क्रमिक वृद्धि होने के साथ उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना में अक्सर कई प्रकार की शिकायतें मिलती है। ऐसे ही कुछ शिकायतें रोहतास जिले में भी देखने मिली है, जिसमें शिकायतों की जांच के लिए खुद डीएम धर्मेंद्र कुमार एक गांव पहुंच गए और निरीक्षण के लिए खुद सीरी पर
चढ़ करके पानी की टंकी पर पहुंच गए। डीएम के जांच के इस अनोखे तरीकों को देख करके लोग आश्चर्यचकित रह गए और उनके काम की प्रति ईमानदारी देख करके लोग वाह वाह करने लगे। वहीं बाद में दूसरे अधिकारी को भी टंकी पर चढ़ना पड़ा। जांच के लिए डीएम का पानी की टंकी के ऊपर चढ़ने की यह घटना जिले के दिनारा के हरिवंशपुर पंचायत की है। यहाँ योजना की जांच के लिए खुद डीएम धर्मेंद्र कुमार पहुंचे थे। इस दौरान यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है कि पानी की टंकी के ऊपर ही गड़बड़ी है और टंकी अच्छे क्वालिटी की नहीं है। साथ ही टंकी रखने के लिए जो लोहे का चादरा उपयोग किया गया है वह भी निम्न गुणवत्ता का है। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार खुद जांच के लिए सीढ़ियों के सहारे दनादन ऊपर चढ़ गए, जिसे लोग देखते ही रह गए। डीएम को पानी की टंकी के ऊपर चढ़ता देख करके अन्य अधिकारी को भी ऊपर चढ़ना पड़ा और पूरे मामले की जांच के बाद जिलाधिकारी फर्राटे से सीढ़ी के सहारे नीचे भी उतर गए। जिलाधिकारी के जोशीले अंदाज को देख करके सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों बात करते हैं कि पेट की आग तपिश भरी गर्मी पर कैसे भारी पड़ रही है। ये देखना हो तो फिर सहरसा स्टेशन पहुंच जाएं। एक बार फिर से उद्योग विहीन कोसी और सीमांचल क्षेत्र से हजारों की संख्या में मजदूर यात्री पलायन करके कमाने के लिए प्रदेश जाने लगे हैं। यह रोजगार के अभाव में नेपाल बॉर्डर के करीब के मजदूर भी ट्रेन पकड़ने सहरसा स्टेशन पर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से सहरसा स्टेशन से सप्ताह में एक दिन अमृतसर जाने वाले जनसाधारण एक्सप्रेस के अलावा वैशाली और कोलोन स्पेशल ट्रेन से हजारों की संख्या में मजदूर यात्रियों का पलायन हो रहा है। यह पंजाब और हरियाणा जाने वाले मजदूरों की भीड़ एक दिन पहले से ही सहरसा स्टेशन पर लग जाती है। यह धान रोपने का सीजन रहने के कारण पलायन की रफ्तार तेज है। बुधवार को खुली जनसाधारण एक्सप्रेस में क्षमता से अधिक यात्री सवार होकर के गए, जिससे शौचालय तक में जगह नहीं बची। भीड़ की वजह से कई मजदूर यात्री तकरीबन 1530 किलोमीटर लंबी दूरी का सफर खड़े खड़े करने को मजबूर हुए। जब भीड़ को नियंत्रण करने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की जरूरत है। हालांकि टिकट काउंटर पर भीड़ को नियंत्रण और कतारबद्ध करने में वाणिज्य अधिकारी और पुलिस बल लगे रहते हैं। मजदूर यात्रियों के पलायन की स्थिति का ये हाल हर साल रहता है। जब कोसी और सीमांचल इलाके में रोजगार के अभाव में गरीब मजदूर चाहकर भी अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। गुजर बसर करने के लिए बाहर रहना व्यवस्था बनी रहती है। हालात यह है कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व में बाहर में रह करके कमाने वाले मजदूर वर्ग के लोग वापस अपने घर लौटने लगते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक तरफ जहां सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर सड़क हादसे भी आम हो गए हैं। इन दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार है, लेकिन अब फुल स्पीड में गाड़ी चलाने वाले लोग सावधान हो जाएं। जहां अब बिहार की सड़कों पर स्पीड इंटरसेप्टर लगाने की तैयारी है। जहां इससे अगर कोई स्पीड लिमिट से बाहर जाएगा तो फिर वह किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए मुसीबत मोल लेगा। जी हाँ, हाई स्पीड में गाड़ी चलाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए स्पीड इंटरसेप्टर लगाया जा रहा है। इसकी शुरुआत राजधानी पटना से की जाएगी, जिसके बाद हर जिले की मेन रोड पर इंटरसेप्टर लगाया जाएगा। जब पटना की जेपी गंगा पथ और अटल पथ पर इंटरसेप्टर लगाए जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि पटना की ये दोनों सड़कें ऐसी है जहां लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है और इसमें कई लोगों की मौत भी हो रही है। पटना में पथ निर्माण विभाग की अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर इंटरसेप्टर के साथ साथ स्पीड कैमरा लगाने की भी योजना बनाई गई है। इससे फायदा यह होगा कि अगर कोई तेज रफ्तार में गाड़ी चलाया जा रहा है या फिर स्टंटबाजी कर रहा है तो उनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी और उन्हें आसानी से पहचाना जा सकेगा। ऐसे में उन्हें पकड़ना भी आसान हो जाएगा। इसको लेकर के विभाग के अधिकारी ने इंटरसेप्टर लगाने वाली कंपनी से बातचीत भी की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सबसे खास पर्यटन स्थल के तौर पर राजगीर लगातार नई चमक हासिल कर रहा है। अब राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप और रोपवे के आसपास पर्यटकों को और भी बेहतर सुविधाएं मिलेगी। यहां आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों के लिए इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही आसपास के इलाकों के सौंदर्यीकरण का काम भी होगा। जब विश्व शांति स्तूप, रोपवे और आसपास के इलाकों के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटक सुविधाओं के लिए पर्यटन विभाग के 16 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। इस योजना का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वन प्रमंडल नालंदा के माध्यम से कराया जाएगा। इसको लेकर के पर्यटन विभाग द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी नालंदा को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। यह जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। राजगीर में घूमने के लिए एक दिन का वक्त ना काफी है। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों की श्रद्धा के ढेरों स्थल है। इसके अलावा यहाँ हाल के दिनों में विकसित नेचर सफारी, जू सफारी सहित एडवेंचर पार्क सहित कई ठिकाने पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मैट्रिक रिजल्ट 2022 का अंक पत्र और
औपबंधिक प्रमाण पत्र उन्हीं छात्रों को दिया जाएगा जिनका पंजीयन और परीक्षा शुल्क जमा है। शुल्क नहीं देने वाले स्कूलों की सूची बिहार बोर्ड वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर डाल दी गई है। जहां छात्रों से बकाया राशि को लेकर के ऑनलाइन जमा करने के लिए स्कूलों को 9 से 15 जून तक का समय दिया गया है। बकाया राशि जमा करने के बाद फिर बोर्ड द्वारा संशोधित सूची जारी की जाएगी। इसके बाद छात्रों को डीईओ कार्यालय से अंक पत्र दिया जाएगा। वहीं बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक 2022 के अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र और विद्यालय क्रॉस लिस्ट सभी जिला शिक्षा कार्यालय को गुरुवार से भेजा जाएगा। इनमें पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, कोसी और तिरहुत प्रमंडल में 9 जून को और दरभंगा, पटना, सारण प्रमंडल में 10 जून को भेजा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी का लोकार्पण किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले हमें बिहार में उद्योग लगाने में सफलता नहीं मिलती थी, लेकिन अब निवेशक आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निवेशकों को पूरी मदद दी जाएगी। सभी निवेशकों को भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उद्योग लगाने में हर संभव मदद दी जाएगी और आप लोग जो सुझाव देंगे उस पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना है कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने की हमारी कोशिश रही है, लेकिन उद्योग का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। जहां उन्होंने निवेशकों को विश्वास दिलाया है कि बिहार में सरकार उद्यमियों की पूरी मदद करेगी। जो सुझाव देंगे उस पर विचार किया जाएगा। जमीन उपलब्ध कराने से लेकर के धन की भी मदद करेंगे ताकि बिहार में तेजी से उद्योग लग सके। आज बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 का लोकार्पण किया गया है। इस पॉलिसी के बारे में सभी चीजों की चर्चा की गई है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहनवाज हुसैन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे लगातार सक्रिय हैं। नई पॉलिसी से बिहार में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को काफी लाभ होगा। नई पॉलिसी के तहत प्लांट एवं मशीनरी के लिए पूंजी निवेश पर लागत का 15% अनुदान अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक मदद दी जाएगी। विद्युत शुल्क का अनुदान 2 रुपए प्रति यूनिट करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, यहाँ उद्योग लगेगा तो ये बहुत अच्छा होगा और लोगों को बिहार में ही काम मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद बिहार की जिस दिव्यांग बच्ची चौमुखी कुमारी के इलाज के लिए आगे आए थे, मुंबई में उसकी सफल सर्जरी हो गई है। अब वो सुखी जीवन जी सकेगी। हालांकि कुछ दिनों के लिए बच्ची को अभी अस्पताल में ही रहना होगा। इसके बाद वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह अस्पताल से बाहर आएगी। फिलहाल मासूम बच्ची को कुछ दिनों के लिए और अस्पताल में रहना होगा। इसके बाद वह एक सामान्य बच्ची की तरह अस्पताल से बाहर आएगी और आम बच्चों की तरह रह सकेगी। सोनू सूद ने चौमुखी की सर्जरी पर आने वाला पूरा खर्च खुद वहन किया है, खुद उठाया है। उनके इस मानवीय कार्य की चहुं ओर तारीफ हो रही है। 2.5 साल की चौमुखी कुमारी नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के सौर पंचायत के हेमदा गांव की रहने वाली है। चौमुखी कुमारी का सूरत के एक अस्पताल में सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है। निजी क्षेत्र के किरण अस्पताल में कई घंटों के अथक प्रयास के बाद चौमुखी का सफलतापूर्वक ऑपरेशन संभव हुआ है। पूर्व में किए गए वादे के अनुसार सोनू सूद ने चौमुखी का ऑपरेशन करा करके उसे नई जिंदगी प्रदान की है। चौमुखी के जन्म से ही 4 पैर और 4 हाथ थे। जब सोशल मीडिया पर यह बात वायरल होने पर सोनू सूद ने इसे देखा और अपनी तरफ से बच्चे का ऑपरेशन कराने का ऐलान किया। अब चौमुखी कुमारी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ने लिखने के साथ खेल भी सकेगी और घूम भी सकेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सासाराम जिला के एक निजी क्लिनिक में एक अप्रत्याशित घटना देखने को मिली है। आमतौर पर तो क्लिनिक में इंसानी मरीज ही आते हैं, लेकिन इस बार एक घायल मादा बंदर अपने बच्चों को लेकर के क्लिनिक पहुंची। जब मादा बंदर के सिर पर चोट लगी थी और उसके बच्चे के पैर पर चोट लगी थी। मादा बंदर अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए क्लिनिक के सामने रुकी और डॉक्टर को इशारों से समझाने की कोशिश करने लगी कि वे अंदर आना चाहती है। जी हाँ, शाही जुमा इलाके में एमएस क्लिनिक में उस वक्त डॉक्टर अहमद मौजूद थे। जब उन्होंने मादा बंदर का इशारा समझा और लोगों को जगह बनाने को कहा। इस बीच मादा बंदर अपने बच्चों को सीने से लगाए क्लिनिक के अंदर घुसी और बेंच पर जाकर के बैठ गई। उसके बाद डॉक्टर अहमद ने मादा बंदर और उसके बच्चे का इलाज शुरू किया। जांच के बाद डॉक्टर अहमद ने मादा बंदर और उसके बच्चे के जख्म साफ किए और फिर उस पर मरहम लगाई। इसके बाद डॉक्टर अहमद ने दोनों को टिटनेस का इंजेक्शन भी लगाया। इस दौरान मादा बंदर पूरी तरीके से शांत नजर आई और पूरी तसल्ली से अपना और अपने बच्चे का इलाज करवाया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जम करके वायरल हो रहा है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अपने आप में इस अनोखे वीडियो को जम करके शेयर किया जा रहा है। इलाज के बाद डॉक्टर अहमद ने क्लिनिक आए दूसरे मरीजों से जगह बनाने को कहा, जिससे मादा बंदर अपने बच्चे के साथ आराम से निकल सके। लोग जब साइड हो गए तो फिर मादा बंदर अपने बच्चों को लेकर के चुपचाप वहां से इलाज करा करके निकल गई।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 100 नगर निकायों का कार्यकाल गुरुवार 9 जून को खत्म हो गया है। इसके बाद इन बोर्ड का संचालन प्रशासकों को सौंपे जाने की कवायद की जाएगी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि इस पर फैसला जल्द होगा, जब तय समय में चुनाव नहीं होने से नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में जल्द ही इन्हें प्रशासकों को सौंपने का फैसला लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा यानी कि आरआरबी एग्जाम के उम्मीदवारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अलग अलग गंतव्य के लिए 6 जोड़ी परीक्षा इस विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, ताकि अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र तक आसानी से पहुंच सके। वहीं आरआरबी परीक्षा को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए पटना से आगरा, कैंट एवं हावड़ा और समस्तीपुर एवं कोलकाता के मध्य परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा रविवार को होगी। दोस्तों बात करते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले, भड़काऊ भाषण देने वाले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़ा एक्शन लिया है। जब पुलिस ने ऐसे ही 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर के देश दुनिया में बवाल पैदा करने वाली बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के अलावा बीजेपी के नवीन जिंदल, पत्रकार सबा नकवी, शादाब चौहान, मौलवी मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीना और पूजा शकुन का नाम शामिल है। दिल्ली पुलिस जल्द इन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजने जा रही है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने इन लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर नफरत फैलाने, भड़काने और भाईचारे में दरार डालने का आरोप लगाया है। हालांकि इस बीच मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जान से मारने की मिल रही धमकी और शिकायत दर्ज कराने के बाद नुपुर शर्मा को पुलिस सिक्योरिटी दी गई है। नुपुर शर्मा और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जर्नलिस्ट सबा नकवी पहले भी विवादों में आती रही है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर के देश दुनिया में बवाल मचा हुआ है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC ने अपने बयान में ये कहकर कि भारत में मुसलमानों का टारगेट किया जा रहा है। इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर हवा दे दी गई थी। इस बीच भाजपा ने अपने ऐसे 38 नेताओं की लिस्ट तैयार की है जिनके बयान अक्सर विवाद का कारण बनते रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बालों के कटने के बाद अक्सर उसे फेंक दिया जाता है। वहीं कुछ शहरों में इन बालों को विग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में अब तक इस क्षेत्र में बिजनेस को लेकर के कारोबारियों में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिख रही थी, लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं बिहार के उस एक लौते बाल कारोबारी के बारे में जो पिछले 5 साल से लोगों के बाल खरीदने का काम कर रहे हैं। साथ ही इन बालों की साफ सफाई करके उन्हें विदेशों में भेजा जा रहा है। साथ ही इस कारोबार से स्थानीय स्तर पर 60 से 65 महिलाओं को घर में ही रोजगार मिल रहा है। कटिहार जिले में कटिहार के सुदूर इलाके में स्थित है पोठिया बाजार। यहीं पर अपना बालों का बिजनेस चलाते हैं युवा उद्यमी गौरव कुमार। गौरव का ये बिजनेस बाकियों से थोड़ा हटकर है। जहां वे लोगों से बालों को खरीदते हैं, उसकी सफाई कराते हैं, उसे कोलकाता के बालों के डीलर के पास बेच देते हैं। आज गौरव अपने नायाब कारोबार से न सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि वे इस कारोबार से कई महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। सर के बालों को विदेश में ऊंची कीमत पर बेच करके कमाल करने वाले गौरव कहते हैं कि ये व्यापार बिल्कुल भी जरा हटकर है। इस अनोखे व्यापार से जुड़ने के बारे में गौरव कहते हैं कि कभी वे बंगाल के कोलकाता में बाल के इस कारोबार को देख करके इससे जुड़े थे और आज वे बिहार के शायद इस व्यवसाय में एकमात्र कारोबारी हैं। वे बताते हैं कि बालों की खरीदारी के लिए वे कबाड़ियों के साथ सैलून वालों से संपर्क करते हैं। गौरव बताते हैं कि बाजार में कटे हुए बालों की तुलना में टूटे हुए बालों की डिमांड अधिक होती है। जब वे बताते हैं कि बिहार सहित यूपी, झारखंड, आसाम और उत्तर प्रदेश से अपने कर्मियों के माध्यम से तमाम ब्यूटी पार्लर और कबाड़ी बालों के माध्यम से लोगों के मुंडन या फिर बाल कटने के बाद फेंक दिए जाने वाले लोगों को खरीद लेते हैं। ये बताते हैं कि असम के महिला की बालों की मांग सबसे अधिक होती है क्योंकि उनके बाल सबसे अधिक मुलायम और लंबे होते हैं। जब गौरव ने बताया है कि बालों की खरीदने के बाद अपने घरेलू फैक्ट्री में इन बालों में से फ्रेश बाल निकाल करके उसे साफ सफाई करके कोलकाता में अपने पार्टनर के माध्यम से इसे विदेश में बेचते हैं। वे बताते हैं कि यहाँ के बाल चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, यूक्रेन और श्रीलंका जैसे देश में भेजते हैं जहाँ इनका इस्तेमाल विग और दूसरी चीज़ों के लिए किया जाता है।
दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे लोगों के लिए ये बेहद ही जरूरी खबर है, क्योंकि जल्द ही आपके ट्विटर, फेसबुक, गूगल समेत कई प्लेटफॉर्म के नियमों में बदलाव नजर आएगा। सरकार सोशल मीडिया के लिए आईटी नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद इन प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गलत या फिर आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश होने पर कंपनियां जवाबदेही होगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले दिनों आईटी नियम 2021 में संशोधन का एक मसौदा जनता के सुझाव के लिए जारी किए हैं। इसके तहत मंत्रालय खुद तौर पर 4 नियमों में बदलाव करने वाला है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि गलत टिप्पणी या कंटेंट पर जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी ऐसे कंटेंट को ना तो होस्ट करे और ना ही शेयर करे और ना ही प्रकाशित करे जो कि किसी दूसरे व्यक्ति का हो। साथ ही अश्लील, आपत्तिजनक, अपमान, बाल यौन शोषण और जाति के आधार पर उत्पीड़न वाला कंटेंट भी अब कानून का उल्लंघन माना जाएगा। जानबूझ करके तथ्यों को छिपाने और भ्रामक करने वाला कंटेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शिकायतों के निस्तारण के लिए 72 घंटे की व्यवस्था होगी, यानी कि किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर उसके बारे में 72 घंटे के भीतर प्राथमिक कार्रवाई करनी होगी। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि आपत्तिजनक कंटेंट वायरल ना हो सके। नए नियमों के बाद गलत कंटेंट पोस्ट होने और फिर वायरल होने पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो फिर आप इन चीज़ों को शेयर करने से बचें, नहीं तो फिर आप बड़ी ही मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार के इस प्रयास का असर भी हो रहा है, जहाँ देश में धीरे धीरे प्राकृतिक खेती का रकबा भी बढ़ रहा है। देश में बढ़ रहे प्राकृतिक खेती के रकबे को लेकर के नीति आयोग सदस्य रमेश चंद्र ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए बिना 2030 तक भारत में प्राकृतिक खेती का रकबा 30% तक बढ़ सकता है। जब फिलहाल देश में 15% जमीन पर प्राकृतिक खेती हो रही है, पर 2030 तक 30% जमीन में नेचुरल फार्मिंग होने का अनुमान लगाया जाएगा। नीति आयोग के सदस्य रामचंद्र ने कहा है कि उस दौरान उत्पादन में कमी पर निर्यात में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही किसी भी प्रकार की भरपाई उर्वरक सब्सिडी में कमी से की जाएगी। और दोस्तों अब बात करते हैं कि पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले गंगा नदी पर बने गांधी सेतु पुल के पूर्वी लेन के उद्घाटन के बाद बिहार में सियासत तेज है। यह गांधी सेतु के पूर्वी लेन के उद्घाटन कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को आमंत्रित नहीं किए जाने पर आरजेडी नाराज है। वहीं उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2024 से पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका जैसा होगा, जिसको लेकर के आरजेडी ने मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। यहाँ आरजेडी का कहना है कि पहले कहते थे पटना को पेरिस बना देंगे और अब कह रहे हैं कि बिहार का रोड अमेरिका जैसा होगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे थे कि 2024 से पहले बिहार में अमेरिका जैसा सड़क बनाया जाएगा। जब वहीं 2005 में जब एनडीए सरकार बनी थी तब कहा था कि पटना को पेरिस बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि एनडीए के लोगों ने जो कहा था ये भी रिकॉर्ड में है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए और नाले के पानी में पटना राजधानी डूब जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विशेष राज्य का दर्जा का रोज रोना रो रहे हैं। बीजेपी विशेष पैकेज नहीं दे रही है तो फिर बिहार को क्या दिया। दोस्तों बात करते हैं कि अररिया की नई जिला अधिकारी यानी कि डीएम इनायत खान अपने कामों को लेकर के इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दूं कि इनायत खान को पहली बार शेखपुरा के जिलाधिकारी की कमान मिली थी, जहां उससे पहले वे पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव का ओहदा संभाल रही थी। इसके साथ उनके पास बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार भी था, जहां हाल ही में उनका तबादला अररिया जिले में किया गया है। जहां उन्होंने शेखपुरा में बतौर जिलाधिकारी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, जहां अब वे अररिया में ईमानदारी और कुशल प्रबंधक के तौर पर चर्चा में बनी हुई है। जी हां, अररिया जिलाधिकारी इनायत खान की वजह से अररिया जिला काफ़ी सुर्खियों में है। आईएएस इनायत खान अपने कामों को ईमानदारी के साथ बखूबी अंजाम देने के लिए जानी जाती रही है, जहां अब वे अररिया में भी सुस्त व्यवस्था को दुरुस्त करने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने सरकारी योजनाओं की जांच के लिए औचक निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान वे जोकीहाट ब्लॉक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंची। विद्यालय में शिक्षक से कहा कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए। जहां कक्षा 3 के बच्चों को हेडमास्टर जब अंग्रेजी पढ़ाने आए तो उनका ज्ञान भी पूरी तरीके से गोल निकला। इसके साथ ही मध्य विद्यालय का हाल देखने के बाद उन्होंने काफ़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत ही 2 शिक्षकों के तबादले का निर्देश भी प्रतिमा कुमारी को दे दिया।
दोस्तों बात करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों ने 27 जून को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जब कर्मचारी संगठनों ने ये जानकारी देते हुए कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में सप्ताह में 5 वर्किंग डे और पेंशन सभी संबंधित मुद्दों का समाधान शामिल है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ यानी कि AIBEA और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स सहित 9 बैंक यूनियनों की तरफ से एक संयुक्त संस्थान यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियन यानी कि UFBU ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। जी हां, AIBE के महासचिव ने UFBU की बैठक के बाद कहा कि उनकी मांगों में सभी पेंशन भोगियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना को खत्म करने तथा सभी बैंक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना शामिल है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि जून महीने में देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक 8 दिन बंद रहेंगे। बैंकों की इन छुट्टियों में 6 वीकली ऑफ शामिल है, जबकि 2 दिन छुट्टियां क्षेत्रीय त्योहारों के मौके पर बंद रहेंगे। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के सभी बैंकों के लिए नीतियां और छुट्टियां दोनों तय करता है। साथ ही आपको बता दूं कि आखिर किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे। तो बात करते हैं कि जून 2022 में देश के सभी बैंक 5, 12, 19 और 26 जून को रविवार की वजह से बंद रहेंगे, जबकि 11 और 25 जून को महीने के दूसरे और चौथे शनिवार की वजह से देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 12 जून को महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर शिमला में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 15 जून को YMA दिवस, गुरु हरगोविंद जयंती और फिर राजा संक्रांति के मौके पर मिजोरम, भुवनेश्वर, जम्मू और कश्मीर के बैंक बंद रहेंगे। हालांकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, रांची, चंडीगढ़, जयपुर, रायपुर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा में बैंक सिर्फ 6 दिन ही बंद रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय मौसम विभाग मौसम की जानकारी जुटाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है, जहां वे मौसम पूर्वानुमान के आंकड़े को पता लगाने के लिए ड्रोन के प्रयोग की तैयारी कर रहा है। अभी तक मौसम की जानकारी वेदर बैलून के जरिए हासिल की जाती है, जिसको मौसम विभाग देश भर में अलग अलग जगहों पर भेज करके मौसम के बारे में जानकारी जुटाता है। ये प्रक्रिया जटिल, महंगी और वक्त लेने वाली है, लेकिन अगर वेदर बैलून की जगह ड्रोन का प्रयोग होने लगा तो फिर ये प्रक्रिया सुगम, सस्ती और किफ़ायती हो जाएगी। दरअसल मौसम के गुब्बारे या फिर वेदर बैलून एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा होता है, जिसमें रेडियो साउंड सेंसर लगे होते हैं। ये गुब्बारे 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते हैं और पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल भेजते हैं। मौसम विभाग दिन में 2 से 3 बार करीब 55 जगहों पर मौसम वाले गुब्बारे भेजते हैं। रेडियो साउंड सेंसर वायुमंडल दबाव, तापमान, हवा की दिशा और गति को रिकॉर्ड करता है। दोस्तों बात करते हैं कि फिल्म एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर नफरत करने वालों को फॉलो करते हैं। जी हां, दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि PM उन्हें चुप कराने के लिए कुछ करे। अभिनेता ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं है जहां एक मुस्लिम ने हिंदू देवता पर इस तरह की भड़काऊ टिप्पणी की हो। भाजपा के मुंबई प्रवक्ता द्वारा पैगंबर पर दिए गए बयान पर फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आनी चाहिए और जहर फैलाने वालों को रोकना चाहिए। एक टीवी इंटरव्यू में पैगंबर वाले बयान को लेकर के पूछे गए सवाल के जवाब में दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए कदम उठाने का ये सही समय है। अगर वे वास्तव में जहर को फैलाने से रोकना चाहते हैं तो फिर ये उसके लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है। जब बुधवार को NDTV के साथ बातचीत में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर नफरत करने वालों को फॉलो करते हैं, उन्हें चुप कराने के लिए कुछ करें, क्योंकि केवल उनकी आवाज ही ऐसा कर सकती है। हिंदू देवताओं के अपमान पर भाजपा नेता की टिप्पणी के संदर्भ में अभिनेता ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं है जहां एक मुस्लिम ने हिंदू देवता पर इस तरह की भड़काऊ टिप्पणी की हो। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि नुपुर शर्मा कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वे पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। यह संभव नहीं है कि उन्होंने जो कहा है वह सीट से मंजूरी के बिना कहा था। दोस्तों बात करते हैं कि पटना वीमेंस कॉलेज में नए सत्र में एडमिशन के लिए अब तक 4000 आवेदन जमा हुए हैं। ग्रेजुएशन और PG पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जून है। यह छात्राएं कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट patnawomenscollege.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। यह ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 25 जून को प्रवेश परीक्षा होगी। इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पटना वीमेंस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर मारिया रसीम AC ने बताया है कि अब तक 4000 छात्राएं आवेदन कर चुकी है। जब बुधवार को कॉलेज प्रशासन ने अलग अलग विषयों से निकाली गई वैकेंसी के लिए चयनित छात्रों की सूची वेबसाइट पर जारी की है। चयनित छात्रों को 28 जून को सुबह 10 बजे प्राचार्य को रिपोर्ट करनी है।
दोस्तों बात करते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत विद्युत भवन के सभागार में बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ब्रेडा द्वारा योजना के काम को विषय पर कार्यकारी एजेंसी के साथ समीक्षा एवं लॉटरी से जिला आवंटन के लिए बैठक आयोजित की गई। यह बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने की है। यह कार्रवाई के दौरान ब्रेडा के निदेशक महेंद्र कुमार एवं पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियां उपस्थित रहे। योजना के काम के लिए सभी के साथ विमर्श कर रहे ये तय हुआ है कि कार्यकारी एजेंसी के बीच जिला आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये कार्य आवंटन पंचायती राज विभाग से होना है। यह कुल 13 कार्यकारी एजेंसी के बीच सभी 9 प्रमंडलों के कुल 38 जिलों के लिए जिला आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। जब बिहार के वैसे जिले जहां 200 से अधिक पंचायत है वहां के लिए 3 एजेंसी और अन्य जिले जहां 200 से कम पंचायत है वहां 2 एजेंसी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। जब ब्रेडा के निदेशक महेंद्र कुमार ने कहा है कि आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लॉटरी सिस्टम के द्वारा चयन की प्रक्रिया की गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।